गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। बेटा आप सब कैसे हो? हम सब ठीक है। बेटा देखिए, अगले सेशन में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, भाषा, लिपि और व्याकरण, और आज के सेशन में हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? ओके, चलिए पहले हम क्लियर करते हैं, आप लोग देखिए। देखा बेटा? नो मैम। यस मैम। हाँ चलिए, यस मैम। सेकंड चैप्टर आपका क्या है? फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसमें कुछ बाकी तो नहीं था बेटा? सारे पेज आपके कंप्लीट हो गए थे? इसको आप लोगों ने कंप्लीट किया है बेटा? हाँ अब्रियल? यस मैम। ये सब कंप्लीट हो गया है आपका? हाँ चलिए, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर, वर्ण विचार, है ना? देखिए पहले तो आप लोगों ने हाँ अगले चैप्टर में जाना था कि भाषा जो होती है मुंह से बोली जाने वाली बोली होती है, उसमें मौखिक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है ना? और कुछ चिन्ह होते हैं जिसके हम लिपि कहते हैं, जिसके द्वारा भाषा लिखा जाता है। अब हमें आज इस चैप्टर में जानना है कि कौन से ध्वनि है जिसके माध्यम से भाषा बनती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो छोटे से छोटी ध्वनि जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं, है ना, उन्हें हम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्ड यानी अक्षर, है ना? हाँ, जैसे ई, है ना, ओ, सारे क्या है जो स्वर, सारे वर्ण है। का से लेकर फिर ज्ञा तक जो व्यंजन वर्ण है, और इधर आ से लेकर जो है यहाँ तक, इसको हम स्वर वर्ण मानते हैं। ठीक है? तो वह छोटी सी छोटी ध्वनि नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो हम वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ड तो जान गए आप लोग कि छोटी सी छोटी ध्वनि यानी भाषा की जो मूल इकाई होती है वर्ड होती है, और बहुत छोटी ध्वनि होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं तो क्या हम आके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो वह वर्ड कहलाती है। और दूसरा पॉइंट है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है बेटा? वर्णों के क्रमिक समूह को, जो क्रमबद्ध समूह बनाया गया है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं अभिराल? अभिराल? वर्डों के क्रमिक क्रम से प्रस्तुत इसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। हाँ, अब देखिए आगे में क्या देखना है। हिंदी वर्णमाला इस प्रकार है। जो हिंदी की वर्णमाला है, इसके वर्णों को हम जो है इस प्रकार बांटा गया है। पहला है स्वर। क्या है? स्वर। स्वर में देखिए कितने वर्ण स्वर के अंतर्गत आते हैं? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये है, इनको स्वर कहा गया है। इसके अलावा बेटा एक आगत स्वर है जो ही अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आया है, ये अभी नया है। ठीक है? आगत स्वर इसे कहा गया है, जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आया है। इसको भी हम स्वर के ही अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा अंग, अह,
दो ये भी है जिसको अयोगवाह माना गया है, एक चंद बिंदु है, ठीक है। ये तीन जो है स्वर को अयोगवाह माना गया है, ये भी आपके स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इतने तो स्वर हुए आपके, समझ रही हो माँ? ये बेटा समझ में आ रहा है? यस मैम। इसके अलावा दूसरा है ग्रुप व्यंजन का, यानी दो विभाग किए गए हिंदी वर्णमाला के। पहला विभाग था स्वर, स्वर के अंतर्गत इतने वर्ण आए। अब दूसरा भाग है व्यंजन का। इसमें देखिए का से लेकर यहाँ देखिए छत्र ज्ञान स्र, इतने जो अक्षर हैं इनको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब एक चीज और भी जानना है आपको, कोई भी अक्षर यहाँ देख रहे हो आप लोग? इसमें देखिए एक और सा चिन्ह लगा हुआ है नीचे सबके, इसको हम क्या कहेंगे? बताइए बेटा। जो लिखा हुआ है सबके नीचे चिन्ह लगा हुआ है, नीचे सबके सब लेटर के नीचे, यानी सब वर्ण के नीचे, इसको हम क्या कहते हैं? कोई बताओ, बताइए अविरल। मैम आधा आधा का मैम आधा का नहीं, कोई चिन्ह है, हम चिन्ह का नाम पूछ रहे हैं। हल हल, हाँ बेटा, हल, हलंत है ना, हलंत लगा हुआ है। हलंत लगने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि यह अक्षर आधा है, इसमें से स्वर को निकाल दिया गया है। स्वर यानी आ, सारे अक्षरों में आ छिपा होता है ना, सभी व्यंजन वर्णों में आ का लोप होता है, छिपा होता है, छोटा है ना। तो अगर व्यंजन वर्ण छेद करना होता है, हमें स्वर को निकालना होता है, तो हम हल चिन्ह लगा देते हैं। आधा कैसे लिखेंगे, इसलिए हल चिन्ह या हलंत चिन्ह लगा देते हैं। तब ये जो है स्वर रहित हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वर रहित। अगर हल चिन्ह नहीं लगा है तो स्वर सहित होगा, और अगर हल चिन्ह लगा है तो स्वर रहित हो जाएगा, यानी इसमें से स्वर को निकाल दिया गया है, ठीक है। तो आपका ये 5 अक्षर है, तो का वर्ग, का खा गा घा अंगा, इसको हम क्या कहेंगे? का वर्ग। फिर चा छा जा झ इया, इसको कहेंगे चा वर्ग। टा ठा डा 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 ढा, ये आपका टा वर्ग हो गया। ता था दा धा ना ता वर्ग। पा फा बा भा मा, ये पा वर्ग, ठीक है। यारा लावा, ये 4 है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। यहाँ लिखा नहीं गया है, हो सकता है अगले क्लासों में आप लोग पढ़ो। अंतस्थ व्यंजन है। और बड़ा सा, षष्ठी सा, छोटा सा हा, ये आपका है पुष्प व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? पुष्प व्यंजन। इसके बाद छात्र ये आपका है संयुक्त व्यंजन। और जफा लगा हुआ है, नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है, ये आगत व्यंजन है। जैसे यहाँ आगत स्वर था ना आ, ये आगत स्वर था, ऐसे ही ये जा और फा आगत व्यंजन है। ये अंग्रेजी से आया हुआ है, अंग्रेजी से नहीं, उर्दू भाषा से आया हुआ, फारसी। जा लिख के बिंदी, फा लिख के बिंदी, ठीक है। ये आपका वर्णमाला का समूह था, वर्णमाला पूरा। आगे समझ में आपका इतना आ तक स्वर है, स्वर है, और बाकी इधर व्यंजन का से लेकर यहाँ तक व्यंजन है। लेकिन इसमें 5 अक्षरों के समूह को अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। जो ये 4 अक्षर के समूह है, यारा लावा, अंतस्थ व्यंजन है। ये बड़ा सा, षष्ठी सा, छोटा सा हा, ये पुष्प व्यंजन है। बाकी छत्र ज्ञासरा ये संयुक्त व्यंजन है, और बाकी जो है जा और फा ये आगत व्यंजन है, ठीक है। आपके वर्णमाला में कितने अक्षर हैं?
वर्ण को चाहे अक्षर को, दोनों बेटा एक होते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला में इतने अक्षर को शामिल किया गया है। आई समझ में प्रिया? प्रिया Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? आगे बढ़े अब हम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब चलिए आपको ध्यान देना है। देखिए ध्यान दीजिए, का खा गा आदि वर्ण हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते और इनको बोला भी नहीं जा सकता। इन्हें बोलने योग्य बनाने के लिए इसमें कोई ना कोई स्वर मिलाना पड़ता है। जैसे का, देख रहे हो, अगर हम का शुद्ध का लिखते हैं तो उसमें आ हो गया, खा लिख रहे हैं तो उसमें आ हो गया। अगर हम स्वर को निकाल देते हैं आ को तो ऐसे इसको हम शुद्ध बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। इसलिए व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अगर हमें स्वर और व्यंजन की पहचान करना हो, परिभाषा देना हो, तो हम क्या परिभाषा देंगे? स्वर का क्या परिभाषा देंगे? स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, और व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। समझ रही बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप देखिए यहाँ, Yes, ma'am. यह का बोलने योग्य तो हो गया किंतु वर्ण नहीं रह गया। वर्ण वह ध्वनि चिन्ह है जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, परंतु इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। वर्णों के प्रकार देखिए, वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जो स्वर हमको कहे, जिसको हम बताए थे स्वर, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, जो पढ़ते हो आप लोग री, है ना। ओ ए आए ओ औ, उ ए आए ओ औ री, ये आपके स्वर के अंतर्गत आ गए, है ना। और फिर अंग आहा, ये आ गया अयोगवाह। क्या है ये? अयोगवाह है। इसके बाद जितने लेटर हैं देख रहे हो, पेड़ की पत्तियों में सारे का खा गा घा से लेकर छत्र ज्ञा तक पूरा है, यहाँ स्रा तक है, छत्र ज्ञा स्रा, है ना। ये व्यंजन वर्ण है। क्या है ये? व्यंजन वर्ण है। व्यंजन। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर परिभाषा दिया गया है स्वर का। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्वर कहते हैं। हवा में कोई रुकावट नहीं, स्वर कहते हैं। आ ई उ कोई रुकावट हो रही मुझसे बोलने में, अब जो हम हवा निकल रही है बिना रुकावट के, बेटा, है ना। Yes, ma'am. यानी कोई रुकावट नहीं है। अगर हम स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो हवा कहीं नहीं टकरा रही है, चुपचाप जो है आराम से मुंह से निकल रही है आवाज के साथ, तो हम इन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। आजकल अंग्रेजी की आ ध्वनि को भी हिंदी में स्थान प्राप्त है। जो आगत स्वर है आ, है ना, इसको भी स्वर में स्थान दिया गया है। जैसे कॉलेज लिखा गया, का में का आ ला ए जा आ, कॉलेज जाके उच्चारण हुआ, तो आगत ध्वनि जो है ये स्वर के अंतर्गत आ गई। किसके अंतर्गत आ गई बेटा? स्वर के। स्वर के भी 3 भेद कर दिए गए, है ना। जो हिंदी वर्णमाला में 3 भाग किया गया, स्वर को पहला ये स्वर, दूसरा अयोगवाह, तीसरा व्यंजन। तो हम स्वर के विषय में जब पढ़ने चले तो स्वर को भी 3 भाग में बांट दिए, है ना। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा
प्लुत स्वर। अब देखिए इसमें अंतर क्या है। जैसे हम बोल रहे हैं हर्ष स्वर, इसको बोलने में कम समय लगता है, यानी जो स्वर को बोलने में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्ष, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, है ना, ए, ओ, तो कम समय लग रहा है। आ ई उ, क्या लिखा है यहाँ, आ नहीं, आ है, उ है, ई है, ओ है, चार जो है ये हर्ष है। बाकी जितने भी स्वर हैं वो दीर्घ के अंदर आ गए। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ए, ये आपके हर्ष स्वर में आ गए, बाकी जो बचा वो दीर्घ में आ गए। प्लुत स्वर क्या होता है बेटा, इनको बोलने में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। इस पे हम जोर दे के बोलते हैं, से बोलते हैं, इन स्वरों को हम जोर दे के बोलते हैं। इसे कहते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं तो हम आराम से कहते हैं ओम, ऐसे बोलते हैं ना, तो ज्यादा ज्यादा समय लगा दिया। उच्चारण तो स्वर का ही ओम है ना, लेकिन इसमें ज्यादा समय करें। किसी को बुलाना होगा, कहेंगे सुनो, कहो, है ना, जोर लगा के बोल रहे हैं, तो यहाँ प्लुत स्वर उसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ दिया भी गया है, हर्ष स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय में बहुत थोड़ा चुटकी बजाने जितना समय लगता है वे हर्ष स्वर कहे जाते हैं। जैसे आ ई उ और री, सॉरी हमने ये बता दिया था, री है, आ ई उ और री, ठीक है। इसको बोले बहुत समय कम लगा। उसके अलावा उसके अतिरिक्त दीर्घ स्वर जब हम बोलते हैं तो इसके बोलने में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ज्यादा टाइम लग रहा है। यस मैम। इसको कम समय लग रहा है, तो इसलिए ये दीर्घ स्वर हो गए। ये संख्या में 7 है, ये संख्या में 4, 7 4 11। इसके अलावा जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर के लगभग तिगुना समय लगता है, एक गुना था, ये 2 गुना था, यहाँ तिगुना लग रहा है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग प्राय किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे ओम, हे राम, है ना। आजकल प्लुत का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता, पहले लोग करते थे लेकिन अब नहीं करते। अब आ गया अनुनासिक स्वर। वे सभी स्वर अनुनासिक कहलाते हैं जो मुंह और नाक से बोले जाते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे हंस, चांद, सांप, है ना, चंद्र बिंदु लगाया गया है। ये भी आपका अनुनासिक स्वर है। क्या है बेटा, अनुनासिक स्वर है। अनुनासिक स्वर। हाँ, अनुस्वार जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है, हवा नाक से बाहर निकलती है और उच्चारण थोड़ा अधिक जोर से होता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार के लिए हम केवल बिंदी लगाते हैं ऊपर। अनुनासिक के लिए चंद बिंदी, अनुस्वार के लिए बिंदी। जैसे रंग, पंकज, झंडा, डंडा, है ना, लंका, कंगन, बोल रहे हैं ना, बिंदी लगा के थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। देखिए अब अगर हमें दोनों में अंतर करना हो, अनुनासिक अनुस्वार में, तो हम कैसे अंतर करेंगे। यहाँ देखिए दिया गया है, अनुनासिक का उच्चारण करने में हवा मुख और नाक दोनों से एक साथ निकलती है। किसका प्रयोग करने से, अनुनासिक यानी चंद बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं सांप, चांद, आंख,
तो हवा नाक और मुंह दोनों से एक साथ निकल रही है। लेकिन जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो उस समय हवा सिर्फ नाक से निकलती है। जो कहते हैं रंग, पंकज, कंगन, देखिए बोल के देखिए, नाक से हवा निकल रही है ना। Yes, ma'am. प्रयोग दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। थोड़ी सी असावधानी से अर्थ बदल जाते हैं। जैसे अगर हम चंद बिंदु लगा दिए तो हंस और हंस, देख रहे हो बदल गया ना, ये अर्थ का अनर्थ हो गया। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा। हंस, हंस, हंस महासरोवर में मिलते हैं। हंस, हंस और हंस, अंतर आ रहा है ना, हंस और हंस। Yes, ma'am. हंस एक पक्षी का नाम है जो मानसरोवर झील में मिलता है। और हंसना ये क्रिया है, किसी की बात सुनकर हंसना, खिलखिलाना। देखिए अब हम आएंगे स्वर की मात्राएं। जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तो स्वरों की मात्राएं ही लगाई जाती है। आ को छोड़कर सभी स्वरों की निश्चित मात्राएं हैं, यानी छोटा आ की कोई मात्रा नहीं है, बाकी सबकी मात्रा है। देखिए आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, जैसे शब्द भी बने हैं। कल, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो कल लिखा गया। अगर आ की मात्रा लगा दिया गया तो काल बन जाएगा या काम बन गया। छोटी की मात्रा लगा दिया गया तो पिता, गीत। बड़ी की मात्रा जुलाहा, छोटा ऊ की मात्रा चूहा, बड़ा ऊ की मात्रा कृष्ण, री की मात्रा बेल, ए की मात्रा बैल, ओ की मात्रा चोट, ओ की मात्रा कौवा, औ की मात्रा और कॉलेज आगच्छ। ठीक है, ये आपके इतने स्वर चिन्ह थे। स्वर चिन्ह के ही तो मात्राएं बनते हैं बेटा। मात्रा किनका बनता है? स्वरों की मात्रा होती है, व्यंजन की होती है। व्यंजन के ऊपर स्वर की मात्रा लगा दी जाती है। देखिए जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, स्वर लगा हुआ है ना, ग धन आ बराबर गा, Yes, ma'am. बराबर का, ये सब स्वर लगा हुआ है। अब देखिए व्यंजनों के भेद हमने पढ़ाया भी था। अभी आपको यहाँ वर्णमाला में व्यंजन का भेद कौन से व्यंजन है अभी हमने बताया था ना। यहाँ पर कौन का वर्ग है, स्पर्श व्यंजन वाला है, का, ख, चा, टा, ता, पा, इतना 5 जो है सारे व्यंजन है। यहाँ अंत्यस्थ है, यहाँ उष्म है। वही चीज यहाँ आपको डिटेल में बताया गया है। ठीक है, वही चीज यहाँ बताया जा रहा है। व्यंजन के भेद, व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद है। स्पर्श व्यंजन जो कि आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, 5 वर्ग हम बताए थे ना। वे 5 स्पर्श व्यंजन है। का से लेकर मा तक, का यहाँ शुरू हुआ, मा यहाँ तक, ये आपके स्पर्श व्यंजन है ना। तो मातक व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन है। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यानी मुख के किसी न किसी भाग अंदर, या दांत का हो, चाहे जीवा का हो, चाहे कंठ हो, चाहे तालु हो, किसी न किसी भाग से टकराकर जीभ मुख के किसी ने भी स्पर्श करती बोलते समय, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। आई बात समझ में? हम कोई भी व्यंजन वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुख में जीवा जो है, जीभ कहीं न कहीं टकराकर ही बोलते हैं। बिना टकराए, बिना जीभ को हिलाए हम कोई वर्ड बोल सकते हैं बेटा?
नहीं बोल सकते हैं ना। देखिए Yes, अभी ma'am. आपका जो चित्र दिया गया है, इस चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि कौन सा अक्षर कहाँ से टकराकर जो है मुंह से, मतलब जीभ कहाँ टकरा के बोल रही है, पास टकरा रही है। Yes, ma'am. हवा कहाँ से निकल रही है, नासिक के व्यंजन, अंगा, ञा, ड़ा, न, म। इसको जब हम बोलते हैं तो नाक से वायु निकल रही है ना। इसको आप उच्चारण करेंगे, Yes, ma'am. बात 2 बार 3 बार बैठ के उच्चारण करके इसको सिद्ध करेंगे जो लिखा गया है सही है या गलत है। जब आप बाद में उच्चारण करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। दंत यानी जो दांतों से टकराना है। ता वर्ग ला, ता वर्ग का मतलब ता वर्ग में जितने लेटर हैं, ता, था, दा, धा, ना और ला और शा, इतने अक्षर को बोलते समय दांत हमारे, जीभ हमारे दांतों से टकराती है। बोलिए ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। जीभ टकरा रही नहीं बेटा दांतों से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसे हम क्या कहेंगे? तालव्य, यानी दंत। क्या कहेंगे? दंत, यानी दांतों से टकरा रही है। And then अब देखिए मूर्धन्य क्या है? जो जीभ ऊपर उठा हुआ देख रही है, मूर्धन्य जीभ से, Yes, यानी जीभ के सिरोभाग से टकराना। री, री बोलते हैं री, जीभ का जो हमारा ऊपरी हिस्सा है टकरा रहा है ना, री बोल के देखिए। फिर टा Yes, वर्ग ma'am. बोल रहे हैं, yes, टा, ma'am. था, डा, ठा, डा, यानी दांत और जीभ दोनों टकरा रही है, टकरा रही है ना। yes, ma'am. रा, 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 शा, इतने अक्षर है जो मूर्धन्य कहलाते हैं। ठीक है, अगला है दंतोष्ठ, यानी दांत और ओठ दोनों टकरा के निकले। वाह 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 बोल रहे हैं तो ओठ दांत से टकरा रही है, वाह बोल रहे हो ना। हाँ, ओष्ठ Yes, दोनों ma'am. ओठों से टकरा के निकले। ऊ ऊ ऊ पावर, ऊ ऊ ऊ ऊ बोलो। अब पावर, पावर में पा, फा, बा, भा, मा, इतना अक्षर बोल रहे हैं, ओ बोल रही हैं। तो आपका ओठ से टकरा रहा है, ओठ आपस में दोनों टकरा कर वर्णों का उच्चारण हो रहा है। क्यों विरल? बोल के देखिए, Yes, बोलिए एक बार। yes, ma'am. बेटा हाँ, सब लोग ट्राई किए ना? हाथ चलिए। Yes, हाँ, ओठों से टकरा Yes, के ma'am. टकरा रही है। अब देखिए कंठोष्ठ, ओ औ, ओ औ, औ बोल रहे हैं तो हमारे ओठ कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओठ दोनों जो है काम इसमें कर रहा है। ओ औ बोलते समय हवा जो है कंठ से भी टकरा रही है, ओठ से भी टकरा रही है ना। ये दो ओ औ बोलते समय इस प्रकार से यहाँ कंठ यानी गला, यहाँ देखिए कंठ, आ और का वर्ग, का, खा, देखिए हाथ रख के कंठ पे हाथ रख के देखिए, कंठ में हलचल मच रही है कि नहीं? बोल रहे हैं आ, का, ख, ग, घ, अंगा, हा, बोल रहे हैं ना। तो कंठ हमारा Yes, ma'am. टकरा रहा है ना। हाँ, yes, कंठ ma'am. तालक ए ऐ, कंठ भी और तालु दोनों यहाँ टकरा रही है, मतलब हवा दोनों से टकरा रही है। तो आप इसको समझ गए इतना? Yes, ma'am. हाँ, थोड़ा सा Yes, बच्चा ma'am. इसको भी समझ लीजिए।
अंतस्थ व्यंजन जो हमने अभी बताया था, ये संख्या में 4 होते हैं, या, रा, लावा। इनके उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ मुख के किसी विशेष भाग के निकट तो आती है, किंतु उसे स्पर्श नहीं करती। बोलिए, या, रा, ला, वा। ना? निकट तो आ रही है, लेकिन जीभ मुख के पास हवा, लेकिन किसी को स्पर्श नहीं कर रही है, तो इसीलिए इसको हम अंतस्थ व्यंजन कह रही है ना, क्योंकि इस कारण उच्चारण में हवा कम लगती है। ये स्वर और व्यंजनों के बीच की ध्वनियां है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अगला है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, देखिए इसके उच्चारण में श्वास वायु मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। सांसों से हवा जो है रगड़ खाती हुई, टकराते हुए बाहर निकलती है। तो अगर कोई भी, देखिए टकराहट जहाँ होती है वहाँ ऊष्मा होती है, गर्माहट होती है। अब हाथ आप ऐसे करके देखिए तो गर्माहट हो जाती है ना, वैसे ही जब उच्चारण करते समय वायु यानी श्वास नली और मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, तो उसमें कुछ गर्मी आ जाती है, इसलिए इन्हें हम जो है उस व्यंजन के श्रेणी में रखा गया है। जैसे है बड़ा शा, है ना, षष्ठी शा, छोटा शा, हाँ, इसको हम उस व्यंजन के श्रेणी में रखते हैं। बेटा आपका जो है, हाँ देखिए थोड़ा और बचा है, समय समाप्त होने वाला, इसलिए आप आज के लिए केवल इतना ही रहेगा, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ाएंगे अगले सेशन में। आज आप इतना ही वर्णमाला के विषय में जो आपने वर्णों का विभाजन किया गया था, स्वर और व्यंजन, इसको बढ़िया से पढ़ चुके हैं। अब जो है इतना ही आप दोहरा लीजिएगा। होमवर्क आपको मिला है कि नहीं मिला बेटा? आज का होमवर्क मिला है? मिला है। तो ठीक है, आज का मिला है तो ठीक है, जो मिला है उसको कीजिएगा, और इसको आप कई बार पढ़ लीजिएगा। कल इसी चैप्टर से हम होमवर्क देने वाले हैं, ठीक है? यस मैम। यस मैम। मैम हाँ बेटा बताइए, चैप्टर को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आप लोगों को? कठिनाई कुछ हुई हो तो बताइए, समझ में आया? नो मैम। सिद्धार्थी बेटा आप समझ पाए हो? सिद्धार्थी, यस मैम। ठीक है, तो चलिए बेटा आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। गुड।